हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन का जो क्लास 12th का यूनिट 1 है प्लानिंग इन स्पोर्ट। ये कराने वाला हूँ। इसके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे। आपको ये पूरा पीडीएफ का नोट्स जो है और आप कह सकते हो ये यूनिट 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट का पूरा नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब भी ये चैप्टर ख़त्म होगा तब, ठीक है, अप्रॉक्स मतलब लगभग 2 वीडियो आएंगे इसके, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और मैंने फिक्सचर जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लानिंग इन स्पोर्ट वाले चैप्टर का ही है फिक्सचर, तो वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। मैंने पहले भी प्लानिंग इन स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर का वीडियो बनाया था, बट वो उतना मतलब उसका जो क्वालिटी है कह सकते हो वीडियो का अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या फिर पूरा सब कुछ जो बेनिफिट है इस वीडियो का वो मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्लानिंग और इम्पोर्टेंट है और आता भी है पेपर में कि डिफाइन प्लानिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें से कोई सा भी एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन करीब दे दिया है, आपको एक याद रखनी है। तो सबसे पहला है कि प्लानिंग इज अ वे। हम सबसे चलो जनरल बात करते हैं, हम प्लानिंग करते क्यों हैं। हम प्लानिंग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम, यानी कि हमें जब हम कोई काम कर रहे हैं तब हमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये सब हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का। लेकिन प्लानिंग एक्चुअली है क्या, आप देख लो। सपोज आप पिकनिक पे जा रहे हो और आप पिकनिक पे जा रहे हो तो पिकनिक पे डायरेक्ट नहीं चले जाओगे, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे पहले कि आपको फिर उसके लिए मतलब आपको टिकट बुक कराने पड़ेंगे जहाँ पे आप जाओगे। ठीक है, और आप क्या करोगे, टिकट बुक कराओगे, देन आप अपने सामान का पैकिंग करोगे एंड आप जो भी नेसेसिटी वाले सामान लोगे उसका पैकिंग कर लोगे एंड देन आप क्या करोगे, उस वहाँ के लिए ट्रांसपोर्टेशन लोगे। तो किस चीज़ से जाओगे तो टिकट बुक करा लिए उसका। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ को कंप्लीशन के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं सबसे पहले। तो प्लानिंग इज अ वे टू सिस्टमेटाइज मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से, कि प्लानिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से और डायरेक्ट और किसी भी ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट को या फिर कंपटीशन को, और उसमें से हमें जो भी बेनिफिट मिलता है या फिर उसमें से जो भी हमें बेनिफिट मिलता है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी लेते हैं। और ठीक है, जो जो हमें उससे बेनिफिट और एडवांटेज मिलता है, समझ में आ रहा है। प्लानिंग एक ऐसा तरीका है जो कि हम करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। उससे हम क्या करते हैं, प्लानिंग, उससे अब हम प्लानिंग कर लेंगे तो हमें उससे अच्छा रहेगा, हमें लाभ जरूर मिलेगा। तो इसी है ये। ठीक है, तो ये सब है प्लानिंग। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग का डेफिनेशन है, बहुत इजी है, आप ये याद कर सकते हो। एक ये भी है, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे वर्क को एक सीक्वेंसेस में बना देता है कि जो भी हम फ्यूचर में काम करेंगे उसका। ठीक है, वो एक एक सीक्वेंस या फिर हम कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर से अरेंज करवा देता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा तो मुझे यार कमेंट बॉक्स में बता देना, बिकॉज मुझे नहीं पता चलता कि आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो मैं तो अपने तरीके से बेस्ट तरीके से समझा रहा हूँ। आप जो देखो फिजिकल एजुकेशन में भैया प्लानिंग का मतलब क्या हो सकता है, सोचो। फिजिकल एजुकेशन की इवेंट हो ऑर्गेनाइज होगा, कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा, उसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे हम। उससे सबसे पहले कमेटी बनाते हैं, ताकि कमेटी बनाते हैं उनको अपना अपना काम सौंप देते हैं। फिर क्योंकि देखो अब मान लो आज है, जैसे मान लो परसों आपका इवेंट होने वाला है, तो आप ये नहीं है ना कि सुबह सुबह जाएंगे सारे, यानी कि जो भी आएंगे एथलीट आ जाएंगे और वहीं पे सुबह सुबह होने लगेगा। यार कुछ प्लानिंग मतलब कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पर, कुछ कुछ काम ही नहीं हुआ है। यहाँ पे आप कह सकते हो ग्राउंड प्रिपेयर नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो कैसे करोगे यार, कैसे करोगे, मतलब जो कंपटीशन होने वाला है उसको किस तरीके से हेल्ड करवाओगे, है ना। तो इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन में इसका मतलब ये है, फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, तो ये जो सक्सेस है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का, जो भी फिजिकल एजुकेशन में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसे कहते हैं फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम्स। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि कितने मतलब कि कैसा स्टाफ है, काम किस तरीके से कर रहे हैं, स्टाफ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, वहाँ का फूड किस तरीके से है, डायरेक्शन किस तरीके से है, मतलब कोई भी काम है कोई एक उसका कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि प्रॉपर कंट्रोल है या नहीं है, वेल सुपरविजन, मतलब सुपरविजन यानी किसी के अंडर कोई सुपरविजन जो है, कोई जो मतलब जो देख रेख कर रहा है, कि मतलब जो जैसे हम कहते हैं ना
कि ये भैया ये सुपरवाइज़र है, तो वो सुपरविज़न अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा है, मिनिमाइज करता है चांसेस ऑफ लैप्स यानी मिस्टेक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं फिजिकल एजुकेशन में प्लानिंग का मतलब। मैंने बहुत टाइम ले लिया प्लानिंग में, तो कोई बात नहीं, आप ये तीनों में से एक याद करना है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि ये गुड कोऑर्डिनेशन बना के रखता है कि हमें एट द एंड ऑफ द टाइम हमें परेशानी नहीं उठाना पड़ता यदि हम पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे। तो हमें ये अच्छा कंट्रोल बना के रहते हैं, टू कीप गुड कंट्रोल। यदि हम प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा कंट्रोल रहता है कि जो चीज़ें होने वाला है उस पर, समझ रहे हो। ये अननेसेसरी प्रेशर जो होता है ना वो हटा देता है, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर जो इमीडिएटली, जैसे हम कोई भी काम आपको अचानक दे दिया जाए तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो वो प्लानिंग करने से आपको वो प्रेशर नहीं आता है। ये मिस्टेक होने का संभावना उसमें बहुत कम रहता है यदि आप प्लानिंग पहले से ही कर लोगे। यदि आपको देखो, आपको कोई भी एक लेसन आप सरप्राइज टेस्ट होता है आपके क्लास में, सरप्राइज टेस्ट में मोस्ट ऑफ द बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनको पहले से बताया नहीं गया था कि उनका टेस्ट होने वाला है। यदि आपको पहले से ही बता देते कि टेस्ट होने वाला है तो आप उसके लिए प्लानिंग करते, आप अपना जो भी वर्क है जब या फिर जो भी लेसन है उसको याद करते, समझ में आ रहा है, तो तब कुछ दिक्कत ही नहीं होता। तो इसीलिए प्लानिंग जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यही है, चांस ऑफ मिस्टेक को कम करता है, अब देखो प्लानिंग हमारा पहले से ही होकर रखेगा तो हम मनी भी कम उसमें खर्च होता है, टाइम भी मतलब ज़्यादा नहीं लेता और रिसोर्सेज भी उसका वेस्टेज नहीं होता, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, आपको पहले से ही काम हुआ रहता है। आप क्या करता है, ये जो प्लानिंग यदि आप कर लोगे तो कोई सा भी चीज़ जैसे आप मान लो उसको उस रिसोर्सेज से, ये रिसोर्सेज मतलब जो संसाधन होते हैं आपके पास उसका, वो अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसका यूटिलाइज कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है। चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे पैसे से रिलेटेड हो। देखो अचानक कोई चीज़ लोगे तो उसका भैया डबल पेमेंट करना ही पड़ता है। मतलब एक तरीके बताओ, मैं जैसे बताऊँ कि जैसे देखो आप अचानक कोई गाड़ी करते हो या व्हीकल्स करते हो, कहीं जाना है आपको, तो देखना वो मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेता ही लेता है, चाहे आपको ना बोल के ले, लेकिन वो लेता ही लेता है। लेकिन यदि आप पहले से ही कर लोगे, बुकिंग कर लोगे, तो उसमें आपको थोड़ा कम पैसा लगता है, ठीक है। अब इम्प्रूव करता है इफेक्टिवनेस इंप्रूव करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखो ये जो 6 पॉइंट है मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ, जैसे मान लो कोई भी मतलब कहीं बारात जाना है, ठीक है। अब बारात जाना है भैया, तो उसमें आपको गाड़ी चाहिए होता है, यदि दूर जाएगा तो गाड़ी तो चाहिए होता है, तो गाड़ी चाहिए होता है और आपने अब तक गाड़ी बुक नहीं किया और शादी वाले दिन बुक करोगे, तो शादी वाले दिन जो बुक करोगे तो उस दिन तो आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा ही लगेगा गाड़ी का, समझ में आता है। इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, पैसे का खपत ज़्यादा हो रहा है, टाइम ज़्यादा टेकिंग लग रहा है कि आप गाड़ी भी ढूंढ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, समझ में आ रहा है, और आपका रिसोर्सेज तो वेस्ट हो ही नहीं है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देखो कभी कभी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लानिंग, ठीक है, व्हाट इज प्लानिंग और राइट इट सम ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से 3 नंबर में आ जाते हैं। यदि 1 मार्क्स में आना होगा तो आएगा डायरेक्ट डिफाइन प्लानिंग या फिर राइट द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, इस तरीके से, ठीक है। बहुत सिंपल होता है यार, फिजिकल एजुकेशन में मैंने 99 स्कोर किया है फिजिकल एजुकेशन में 2020 के मतलब जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो आप क्यों नहीं कर सकते यार, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है फिजिकल एजुकेशन में अच्छा नंबर लाना, और आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो बहुत सारे कमिटीज़ बनाए जाते हैं किसी भी टूर्नामेंट या फिर किसी भी इवेंट जो होने वाला होता है उससे पहले, बहुत सारे कमेटी बनाए जाते हैं, उनको काम सौंप दिया जाता है। वही कमेटीज़ हम आज डिस्कस करेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, उनको क्या क्या कार्य दिए जाते हैं कंपटीशन और इवेंट में, उसमें हम यही चीज़ें देखेंगे, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट। तो सबसे पहला कमेटी है आपका पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी वर्ड से ही आपको दिख रहा है कि समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टीवी, रेडियो और कुछ ऐसा चीज़ जो कि पब्लिश करे कुछ, है ना, तो आपको इसी तरीके से लग रहा है। तो इसका मेन ड्यूटी यही होता है, इसका मेन काम यही होता है कि ये एडवर्टाइज करता है। एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा होगा, आपने लिखा भी होगा कि एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं। चलो ये सब छोड़ो, आप जाते होगे कहीं पे, देखे होगे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं कि अपने अपने ब्रांड का या फिर सब अपने अपने चीज़ का ना एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, यानी प्रचार कर रहे होते हैं। तो वही होता है एडवर्टाइज करना, ठीक है। तो इसी तरीके से कंपटीशन और टूर्नामेंट या फिर इवेंट में भी यही होता है कि वो क्या मतलब पब्लिसिटी कमेटी क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट को जो होने वाला है। जैसे देखो कोई भी एक मान लो एक
टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है। वो कितने तारीख को होगा वो सब कुछ एक एक डेट फाइनल करके पब्लिसिटी कमेटी को दे दिया जाता है, और पब्लिसिटी कमेटी क्या करते हैं, उसको एडवर्टाइज कर देते हैं, यानी पोस्टर छपवा के अनाउंस करवा के सब तक मतलब सारे लोगों तक पहुंचाते हैं कि यहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है, या फिर टीवी के द्वारा, ठीक है, रेडियो पे। तो ये सब क्या होता है, पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है। ये समझ गए, कमेटी ऑफ फॉर पब्लिसिटी। अब दूसरा कमेटी है ट्रांसपोर्ट कमेटी। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या समझते हो? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है गाड़ियों से कि यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ रहा है आपको? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि समथिंग विच इज मूवेबल, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम यही होता है कि जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अरेंजमेंट करता है ट्रांसपोर्टेशन का। मान लो कि कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर एथलीट्स आएंगे। अब वो एथलीट्स जो आएंगे उनको, अब वो एक जगह पर रहेंगे ना यार, चाहे होटल में रहे, चाहे घर दिया जाए उनको, तो वो उस जैसे मान लो ये होटल में रह रहे हैं एथलीट, तो होटल से ग्राउंड तक पहुंचाने में वो पैदल तो जाएंगे नहीं, यदि डिस्टेंस पे होगा डिस्टेंस पे ही होगा। तो वहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का काम होता है। फिर ग्राउंड से होटल में जब जाएंगे एट द एंड, मतलब जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, तो फिर ये ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का ही काम होता है, ठीक है। अब आता है थर्ड वन इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड मतलब जो कि पूरे ग्राउंड को देख, मतलब कमेटी है ग्राउंड के लिए, और इक्विपमेंट कमेटी मतलब जो भी यूज होंगे, जो भी टूर्नामेंट या फिर जो भी इवेंट्स में जो भी चीज़ें यूज होंगे, जैसे मान लो मैच होने वाला है, ठीक है, जैसे आईपीएल होने वाला है। तो आईपीएल में क्या होता है बच्चों, आईपीएल में होता है कि अब उसमें जितने भी बैट्स यूज होंगे, ठीक है, जितने भी बॉल्स यूज होंगे, ठीक है, तो जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो कि जो मतलब प्लेयर्स भी पहनते हैं ना, इक्विपमेंट देखा होगा आपने, तो वो सभी चीज़ जो हेलमेट टाइप का होता है, या फिर जो जो पैरों में पहनते हैं, तो इस तरह ये सब चीज़ें का किसका काम है, इक्विपमेंट कमेटी का काम है कि ये सारा चीज़ें का इंतजाम इक्विपमेंट कमेटी करेगा। समझ रहे हो? तो ये है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड का मतलब कि वो जो पिच तैयार होता है, जो आपने देखा होगा आईपीएल में, तो वो सब कुछ ग्राउंड वाले जितने भी काम होंगे कौन करेगा, ग्राउंड वाला कमेटी करेगा, ठीक है। तो अब रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी। अब रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी में अब देखो, एक कमेटी में एक लोग नहीं होते हैं, एक कमेटी में मतलब अब नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है, अकेले कोई भी नहीं काम करता। उस कमेटी में भी मतलब जैसे इतने सारे कमेटी हो गए, फिर उस कमेटी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक आप देख रहे हो आईपीएल हो रहा है या फिर कोई भी मैच हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, तो सिर्फ उसमें प्लेयर्स का हाथ नहीं होता। प्लेयर्स तो भैया खेलते हैं जाके, उसमें लाखों लोगों का, लाखों नहीं कह सकते, हजारों कह सकते हो, हजारों लोगों का योगदान होता है उसमें। अकेले उन प्लेयर्स का योगदान नहीं होता जो टीवी पे दिखते हैं। ओके, सो रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी क्या होता है? रिफ्रेशमेंट मीन्स समथिंग जो कि आपको रिफ्रेश कर दे, और एंटरटेनमेंट जो कि आपको क्या करे, मनोरंजन करवाए, ठीक है। तो रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी का काम यही होता है कि वो क्या करते हैं, टेक्स द चार्जेस, वो चार्ज इसी बात का लेता है ताकि वो सप्लाई करते हैं रिफ्रेशमेंट, वो यानी रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है, और ड्रिंक्स गेस्ट सबको, ऑफिशियल सबको, कॉम्पिटिटर सबको, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी को, कि गेस्ट सबको, जितने भी गेस्ट आए होंगे, चीफ गेस्ट होते हैं, और जितने भी प्लेयर्स आए होंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स आए होंगे, उनको क्या करेंगे, ड्रिंक्स या फिर जो भी चीज़ें होंगी जो रिफ्रेश कर देंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किनका काम होता है, रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट कमेटी का। आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ 13 मिनट हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं करा दूंगा, 20 मिनट का ये वीडियो डालूंगा, और फिर मैं 20 मिनट का दूसरा वीडियो में हो जाएगा पूरा। रिसेप्शन कमेटी क्या होता है? रिसेप्शन कमेटी जो कि आपको वेलकम करे, और जो रिसेप्शन पे आप देखते हो, कहीं भी वो हॉस्पिटल जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, तो रिसेप्शन पे रहते हैं, आपके स्कूल के भी रिसेप्शन होंगे, तो इस वहाँ पे रिसेप्शन होते हैं। रिसेप्शन, तो इसी तरीके से रिसेप्शन कमेटी बनाए जाते हैं, जो मेंबर और उनका जो उन कमेटी के मेंबर्स का यही काम होता है कि वेलकम करते हैं चीफ गेस्ट का, ठीक है, या फूल के माला से वेलकम करें, फूल छीट के करें, इस तरीके से। और ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में भी इनका काम होता है कि वो चीफ गेस्ट का वेलकम करें। और एक तो वेलकम करेंगे ओपनिंग सेरेमनी में, जब सेरेमनी शुरुआत होता है, देखते हो ना आपको, जो आपने कोई प्रोग्राम देखा होगा, तो आपके स्कूल में जैसे होता है, तो सबसे पहले जो चीफ गेस्ट होते हैं जाते हैं स्टेज पे, या फिर वो क्या करते हैं, दिया लिट करते हैं ना, दिया जलाते हैं, या फिर मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं, तो इस तरीके से उनका काम होता है। तो ये सारे अरेंजमेंट रिसेप्शन कमेटी करते हैं, और लास्ट में भी जब क्लोजिंग सेरेमनी होता है तो उनको चीफ गेस्ट को थैंक यू बोलकर उनको भेजते हैं। ओके,
तो अब सिक्स्थ है हमारा कमिटीज़ और एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। कुछ कमिटी बनाए जाते हैं आपके एंट्रीज के लिए और प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो वो एंड उन कमेटी का क्या काम होता है, वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जो भी आने वाले होंगे या फिर जितने भी सीट्स होंगे उनका फिक्स, जैसे आप कहीं जाते हो प्रोग्राम देखने, जैसे हॉल भी जाते हो तो वो सीट बुक करते हो ना, तो सीट बुक करते हो यानी आप एक टिकट लेते हो, सीट बुक करते हो, तो उस ये सब काम जो स्पेक्टेटर्स देखेंगे उनका सीट कितना है नहीं है, मतलब इस ये बात कौन ध्यान रखेगा, एंट्रीज वाले कमेटी ध्यान रखेगा या फिर प्रोग्राम वाले कमेटी, ठीक है। अब आता है हमारा सेवन्थ जो कि है कमिटीज़ फॉर ऑफिशियल्स। अब ये कमेटी का क्या काम होता है, ये सेलेक्ट करते हैं ऑफिशियल्स को, ठीक है। जैसे रेफरी कौन बनेगा, जज कौन बनेगा, एम्पायर कौन बनेगा, तो ये सब कौन करता है, ऑफिशियल्स करते हैं। ऑफिशियल्स वाले कमेटी के जो लोग होते हैं इनका ये काम होता है, ठीक है। अब एट्थ है अनाउंसमेंट कमेटी। तो अनाउंसमेंट कमेटी कौन क्या करता है, वो अनाउंस करता है, जैसे आप देखते होंगे कि मैच वैच होता रहता है, जैसे आईपीएल होता रहता है, तो उसके बीच बीच में अनाउंसमेंट होता रहता है, ठीक है। और उससे मतलब जो आपने देखा होगा अनाउंसमेंट होता है उससे पहले भी अनाउंसमेंट होता रहता है, तो ये सब काम अनाउंसमेंट वाला काम जितना भी होता है वो अनाउंसमेंट कमेटी देखते हैं। फर्स्ट एड कमेटी आपको ये नाम से ही दिख रहा है कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर जब आपकी इंजरी हो जाए तो आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाए, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर एक प्रॉपर आपको जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी मतलब कुछ यदि आपको चोट वोट लग जाए तो उसका दवाएं आपको मिले, तो फर्स्ट एड कमेटी इसका काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमेटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया। यदि पेपर में आता है कि आप कमेटी के बारे में बताओ, बहुत सारे कमेटी के बारे में, तो आप 5 से 7 8 तक डिस्क्राइब कर देना, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि टाइम मैनेजमेंट देख के आप कोई भी चीज़ करना, कोई भी चीज़ लिखना, ओके। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है टूर्नामेंट होता क्या है। तो टूर्नामेंट एक ऐसा सीरीज जो है स्पोर्ट का, इस स्पोर्ट का एक ऐसा सीरीज है स्पोर्ट कंपटीशन का, जिसमें क्या करता है एक टीम फाइनली विंस, मतलब एक बाद में एक टीम जीतती है और बाकी सारी टीम हारती है, ये आपको पता भी होगा। कोई भी आईपीएल ही होता है तो कि सिर्फ एक ही टीम जीतता है ना, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि मतलब बहुत सारी टीम जीत जाएंगे एक साथ बहुत सारी टीम नहीं जीत सकते, ठीक है। वो टाई वाला पोजीशन होता है तभी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही टीम जीतता है और मतलब जो रेस्ट ऑफ द टीम होता है वो मैचेस हार जाती है। ये किस बात पर डिपेंड करता है, टूर्नामेंट जो होता है ये डिपेंड करता है बहुत सारे ज़्यादा फैक्टर पे, कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन टीम है, पार्टिसिपेटिंग टीम कितने जो टीम से पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और कितना अवेलेबिलिटी है ग्राउंड का, ग्राउंड कितना है हमारे पास, और इक्विपमेंट क्या क्या है, और कितने दिन का ये टूर्नामेंट होने वाला है, और कितना फंड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना फंड है टूर्नामेंट में, जो ऑर्गेनाइज होगा टूर्नामेंट उसके लिए कितना फंड है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इम्पोर्टेंस क्या है टूर्नामेंट का, तो टूर्नामेंट का महत्वपूर्णता क्या है, मतलब टूर्नामेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए है, देखो यहाँ पर कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो लर्न करते हैं बहुत सारे डिसिप्लिन, चाहे वो प्लेइंग टूर्नामेंट, जब वो टूर्नामेंट खेलेंगे, बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं जो टूर्नामेंट खेलेंगे या फिर स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो उनको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलता है टूर्नामेंट से, ठीक है। अब स्पोर्ट्समैन क्या करेंगे, स्पोर्ट्समैन दूसरे स्पोर्ट्समैन से मिलेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर। अब देखो ऐसे कोई लोग मतलब सोचते रह जाते हैं कि एक दूसरे से मिलना है, और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं मतलब लोग सोचते रह जाते हैं ना कि यार मिलना है कहीं जाके, और ये जो स्पोर्ट टूर्नामेंट है एक ऐसा एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि आप एक ही जगह पर अपने मित्र यारों से, दोस्त से टूर्नामेंट, मतलब अपने मित्र यारों यानी कि स्पोर्ट्समैन वाले, उनके भी तो दोस्त होते होंगे, उनसे एक साथ मिल सकते हैं। ये एथिकल वैल्यूज़ हमें बताता है, ठीक है, लाइक ऑनेस्टी, कि किस तरीके से हमें ऑनेस्ट तरीके से खेलना चाहिए टूर्नामेंट, किस तरीके से फेयर प्ले, मतलब एक फेयर प्ले मतलब जिसमें कोई भी बाइज्ड तरीका ना हो, ये होता है फेयर प्ले, ठीक है। और किस तरीके से हम दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमें सिखाता है टूर्नामेंट प्रोवाइड करता है रिक्रिएशन टू ऑल, चाहे ऑर्गेनाइजर हो, स्पेक्टेटर हो, स्टूडेंट हो। रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट होता है एक तरीके का, आप कह सकते हो, या फिर रिफ्रेशमेंट आप कह सकते हो, तो एक तरीके तो आपको रिक्रिएशन प्रोवाइड कराता है, चाहे ऑर्गेनाइजर हो, ऑर्गेनाइजर को भी तो देखते हैं, उनको भी तो एंटरटेनमेंट होता है, स्पेक्टेटर्स तो होते हैं, स्पेक्टेटर्स मतलब पता क्या होता है, दर्शक जो लोग देखते हैं ना बैठ के वो, और स्टूडेंट तो आपको पता ही है, तो ये सब होता है। अब टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में मैं बताऊं तो सबसे पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, इसमें जो टीम एक बार हार जाती है, जो टीम एक बार डिफीट हो जाती है यानी कि हार जाती है, वो एलिमिनेट हो जाती है फ्रॉम द टूर्नामेंट से। यानी कि मान लो एक टूर्नामेंट होने वाला है और एक बार एक टीम हार गई, तो वो मतलब अब वो
अब उसको फिर से दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो हार गई तो मतलब वो निकल जाएगी टीम से, मतलब टूर्नामेंट से निकल जाएगा, अब वो नहीं खेल सकते दोबारा। ओनली द विनिंग टीम, अब जो जीतेंगे ना, जैसे मान लो 1 और 2 का मैच होता है और सिर्फ वन जीतता है इसमें से, तो 1 ही आगे बढ़ेगा, 2 नहीं जीतेगा। अब 1 का दूसरे से मैच होगा इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये होता है, तो सिर्फ विनिंग टीम कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड को, अपॉर्चुनिटी सिर्फ दिया जाता है विनिंग प्लेयर्स को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। अब आता है लीग टूर्नामेंट। अब कैसे बताओगे मुझे पता है ना, कमेंट करके बताना, मैं फिर से दोबारा बताऊंगा आपको दूसरे वीडियो में। लीग टूर्नामेंट क्या होता है? आप देखो, लीग टूर्नामेंट में दो तरीके टूर्नामेंट दो तरीका लीग होता है, एक तो सिंगल लीग होता है, एक डबल लीग होता है। तो सिंगल लीग में क्या होता है, सिंगल लीग टूर्नामेंट में जितने भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स होते हैं वो सभी एक साथ, मतलब एक बार खेलते हैं, मतलब सभी एक बार खेलते हैं हर एक के साथ, ठीक है, विथ ईच अदर। वेयर एज अ डबल लीग में क्या होता है, जो टीम होता है वो सभी, मतलब सभी दूसरे टीम के साथ 2 बार खेलता है, ठीक है, ट्वाइस 2 बार खेलता है, चाहे वो विदाउट एनी चाहे वो जीते चाहे हारे, वो 2 बार खेलेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन उसमें क्या था, देखो नॉकआउट और लीग में यही फर्क है कि नॉकआउट में एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है, एलिमिनेशन हो जाता है। बट लीग में क्या होता है, यदि मान लो 1 2 3 ये तीनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लो सिंगल लीग हो रहा है, सिंगल लीग हो रहा है तो 1 जो है 2 के साथ भी खेलेगा, 1 जो है 3 के साथ भी खेलेगा, एक बार, ठीक है, एक बार खेलेगा। अब यदि डबल लीग हो रहा है तो एक जो है 2 के साथ 2 बार खेलेगा, फिर 2 के साथ खेलेगा, फिर 3 के साथ खेलेगा, फिर 3 के साथ खेलेगा। तो मतलब चाहे उसमें चाहे 1 जीते चाहे हारे, ठीक है, इसमें 2 बार खेलेंगे और फिर जो विनर डिसाइड होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है लीग में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर फिक्सचर भी बनाना होता है, लीग और नॉकआउट के ऊपर। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, इसमें क्या देखो, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में बताऊँ, आप देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये डेफिनेशन आप खुद पढ़ लेना, यहाँ पे मैं बताता हूँ कॉम्बिनेशन का टूर्नामेंट का टाइप बताऊँगा ना तो आप समझ जाओगे। जैसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में देखो, जैसे यहाँ पर 2 टीम है, समझ रहे हो, 2 टीम है, ये दोनों खेलेंगे। तो सबसे पहले ये नॉकआउट में खेलेंगे, मतलब पहले दोनों नॉकआउट में खेलेंगे। देखो 1 2 है और 3 4 है, मान लो, ठीक है, 3 4 है, तो ये दोनों खेल रहे हैं, इसमें से 2 जीत रहा है, तो ये नॉकआउट बेसिस पे खेल रहे हैं कि एक हार गया, 1 हार गया तो वो एलिमिनेट हो गया, 2 जीत रहा है, अब इसमें से मान लो 4 जीत रहा है, ठीक है, अब 3 हार गया, तो अब जो है दूसरा जो मतलब मैच होगा वो भी नॉकआउट पे ही होगा, यानी ये दोनों खेलेंगे, इसमें से एक ही जीतेगा। समझ रहे हो? तो ये नॉकआउट का नॉकआउट हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, मतलब बहुत सारी टीम का कॉम्बिनेशन, पहले तो ये वाले फिर ये वाला, ठीक है, तो मतलब ये वाले दोनों खेलेंगे, फिर ये दोनों खेलेंगे, फिर इस तरीके से। और लीग क्या होता है, पहले भी वो लीग के बेसिस पे खेलेंगे, यानी कि यदि सिंगल लीग हुआ तो इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, इस तरीके से। लेकिन डबल लीग हुआ तो 2 बार, ठीक है, 2 बार। तो पहला मैच भी लीग बेसिस पे होगा, दूसरा मैच भी लीग बेसिस पे होगा, तीसरा मैच, अब तीसरा टाइप है, पहला मैच तो नॉकआउट बेसिस पे होगा, यानी कि 1 2 ये खेल रहे हैं, 3 4, अब इनमें से 2 निकल के आ रहा है, 2 और यहाँ पे 4। अब ये दोनों जो है ये लीग बेसिस पे खेलेंगे। लीग बेसिस पे किस तरीके से खेलेंगे कि मतलब यहाँ पर ये 2 जो है इसके साथ, यदि सिंगल लीग हुआ तो 1 बार खेलेगा और डबल लीग हुआ तो 2 बार खेलेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से। और लीग कम नॉकआउट किस तरीके से होता है, पहले तो लीग बेसिस पे खेलेंगे, फिर बाद में जो दोबारा मैच होगा वो नॉकआउट बेसिस पे होगा। यही है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, मतलब कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे 4 जोनल, मतलब 4 जोन बनाए जाते हैं। जोन 1 मतलब उसमें 4 मतलब फिर टीम होते हैं। जोन 2 यानी कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, अलग अलग क्षेत्र के प्लेयर्स को क्या करते हैं, और फिर हम एक जोन डिसाइड करके जोन बना के और फिर एक साथ खिलवाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इन सब तरीके से ये टाइप्स हो गया कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का। फोर्थ है चैलेंज टूर्नामेंट, ले कभी आता नहीं है पेपर में, पढ़ लो। चैलेंज टूर्नामेंट यही होता है, जैसे आपका बॉक्सिंग हो गया, टेनिस टेबल हो जाता है, बैडमिंटन होता है, ये सब जो मैचेस होता है वो आपका चैलेंजिंग टूर्नामेंट हो गया। किसी को आप चैलेंज कर दो, एक प्लेयर क्या करता है, दूसरे प्लेयर को चैलेंज करता है, समझ में आ रहा है, और जो दूसरा प्लेयर तो होता है वो एक्सेप्ट करता है चैलेंज को, तब ये चैलेंज टूर्नामेंट होता है। समझ रहे हो ना? तो ये सब हो गया आपका चैलेंज टूर्नामेंट। कभी आता नहीं है बट आपको देखना जरूरी है क्योंकि आपके कोर्स में है। समझ में आ रहा है? ऐसा 3 ही के बारे में डिस्कस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज करते हैं, चलिए। हाँ, एमसीक्यूज है यहाँ पर कि टू अवॉइड द केयरलेस मिस्टेक। मैं पहले भी एमसीक्यूज मैंने करा रखा है, ठीक है, ये पहले भी करा रखा है, फिर से करा रहा हूँ, देख लो। तो वो वाले वीडियो छोड़ो, आप ये वीडियो देखो। तो केयरलेस मिस्टेक को दूर करने के लिए, ठीक है,
और प्रेशर कम करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए हम इसमें से कौन सा चीज़ अपनाते हैं। आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि क्या हम प्लानिंग करते हैं, क्या हम स्टाफिंग करते हैं, या फिर बजटिंग करते हैं, सुपरविजन होता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आंसर होगा प्लानिंग। तो आपको आंसर इसी तरीके से टिक करना है। और एमसीक्यूज पेपर में आता है 20 मार्क्स में से, अभी तो शायद 10 मार्क्स का आता है, और भी आता है कुछ, मतलब 20 मार्क्स मान लो। तो इस तरीके से आपका प्लानिंग हो गया, समझ में आ रहा है, प्लानिंग। अब सेकंड है यहाँ पर कि जो लीग टूर्नामेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो। आपको ये पता होना चाहिए लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रख लो। क्योंकि आपके ये जरूरी नहीं कि एमसीक्यू में आए, आपको ये भी आ सकता है कि उसका दूसरा नाम दे दिया और उसमें क्वेश्चन पूछ लिया इस तरीके से। तो आप क्या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम, या नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन या चैलेंज, बताओ मुझे। अभी पढ़े हो ना ये 3, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कभी कभी आ जाता है कि राइट द डेफिनेशन, या फिर आप कह सकते हो राइट अबाउट राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो आपको पता होगा, आप तो लीग पढ़ के गए थे, आपने राउंड रॉबिन पढ़ा ही नहीं था, तो आपको किस तरीके से पता होगा। तो आप कुछ भी करके आ जाओगे गलत फलत, लेकिन आपको पता होगा कि यदि राउंड रॉबिन को लीग टूर्नामेंट कहते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, समझ रहे हो ना। ओके, सो यहाँ पर ये मेरिट डिमेरिट अगले वीडियो में करेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और नेक्स्ट वीडियो का मैं डाल दूंगा इसके बाद ही डायरेक्ट, कोई बात नहीं है। और तो प्लीज़ आप देखिए इस वीडियो को, एंड नहीं आप चेक कर लो, मतलब इस तरीके से आप चेक कर लो जाके, यदि आपको नहीं दूसरा वीडियो चाहिए और तो आप चेक कर लो जाके प्लानिंग इन स्पोर्ट का बाय शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।